मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम प्लेटो के साम्यवादी विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना करी है उसके लिए न्याय व्यवस्था का होना आवश्यक है, और प्लेटो की न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए उसने दो साधनों को स्वीकार किया है, एक तो शिक्षा व्यवस्था और एक साम्यवाद। शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसने एक अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा व्यवस्था की बात करी है, और प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि हर वर्ग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाए, अपने गुणों के आधार पर अपने कार्यों का निर्धारण करे और उसके आधार पर ही राज्य का सफल संचालन संभव हो सकता है। दूसरा, उसने साम्यवाद की अवधारणा दी है। तो प्लेटो के साम्यवाद को जब हम देखते हैं तो प्लेटो का साम्यवाद अभिभावक वर्ग पे लागू होता है। तीन मैंने वर्ग बताए थे आपको प्लेटो के आदर्श राज्य में: प्रशासक वर्ग, संरक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो प्रशासक वर्ग और संरक्षक वर्ग अभिभावक वर्ग की श्रेणी में आते हैं। प्लेटो के साम्यवाद की जब हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार का साम्यवाद पाया जाता है। एक तो उसने संपत्ति विषयक साम्यवाद दिया है और एक परिवार विषयक साम्यवाद दिया है। तो बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि प्लेटो का ये मानना था कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं हो जाएगा तब तक आदर्श राज्य की कल्पना संभव नहीं है। तो प्लेटो का राजा दार्शनिक तभी होगा जबकि वो मोह माया से मुक्त होगा। तो दार्शनिक शासक अपने कर्तव्यों का निष्पादन सही ढंग से कर सके, इसके लिए प्लेटो ने संपत्ति विषयक और परिवार विषयक साम्यवाद दिया। उनके पास न तो उनकी संपत्ति होगी और न ही परिवार होगा, तभी वो राज्य के प्रति निहित दायित्वों का पालन सही ढंग से कर सकेंगे। नेटलशिप के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को और ही प्रबल और प्रभावी बनाने का सहायक यंत्र है। तो हम अब सबसे पहले संपत्ति विषयक साम्यवाद देखते हैं। प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद प्रशासक और संरक्षक वर्ग पर लागू होता है। इस साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो का ये कहना है कि संरक्षक और प्रशासक वर्ग के पास अपना कोई निजी परिवार, निजी उनकी कोई संपत्ति, निजी घर नहीं होगा। ये सार्वजनिक भोजनालयों का प्रयोग करेंगे, सार्वजनिक रूप से ये खाना खाएंगे, इनके आवास भी सार्वजनिक होंगे, इनका परिवार नहीं होगा, ये सारा ही सभी इनका परिवार होगा। तो सामूहिक रूप से ये रहेंगे और अभिभावक वर्ग राज्य के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उनका पालन सही ढंग से करेंगे। अगर इनका परिवार और संपत्ति होगा तो प्लेटो को एक शंका थी कि कहीं ये अपने दायित्वों को पूरा करने में कोताही ना करें, उनको पूरा ना करें, इसलिए परिवार और संपत्ति जो है दोनों से उसने उनको वंचित कर दिया। इसकी विशेषताएं देखें। प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद, पहली विशेषता अभिभावक वर्ग पर लागू होता है। दूसरा, इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त दोषों को दूर करना चाहता है कि राजनीतिक व्यवस्था तभी सही हो सकती है जबकि हम मोह माया से प्रशासक वर्ग को मुक्त करेंगे। तीसरा, इसका उद्देश्य था प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें दार्शनिक शासक के लिए त्याग की बात की गई है। शासक वर्ग को संपत्ति से वंचित किया गया है ताकि वो जन कल्याण के कार्यों को सही ढंग से कर सके। तो प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद के तीन आधारों को स्वीकार किया है। पहला आधार है मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा आधार है दार्शनिक आधार और तीसरा है राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आधार देखते हैं। प्लेटो ने ये बताया है कि प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की आत्मा में तीन गुण होते हैं: विवेक, साहस और क्षुधा। इसके आधार पर व्यक्ति राज्य में अपना कार्य ले लेता है। तीन वर्गों में डिवाइड हो जाता है: प्रशासक वर्ग, संरक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो के अनुसार, न्याय सिद्धांत के अनुसार, ये तीनों वर्ग अपने कार्य का संपादन करेंगे और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये तभी संभव है जब अभिभावक वर्ग के पास परिवार और धन नहीं होगा, तो तभी वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से कर सकता है। तो इन्होंने तर्क दिया कि भाई इनको, क्योंकि परिवार और संपत्ति ऐसी चीज़ हैं जो कि निजी हितों को बढ़ावा देती हैं।
दूसरा आधार था दार्शनिक आधार। प्लेटो ने साम्यवाद का समर्थन विशेष कार्य के सिद्धांत के आधार पर किया है। उसने ये कहा कि हर व्यक्ति हर कार्य को करने के योग्य नहीं होता, उसमें जो गुण है उसके आधार पर ही वो कार्य कर सकता है। तो प्रशासक का गुण है प्रशासन करना, संरक्षक का संरक्षण करना, उत्पादक का उत्पादन करना। तो प्रशासक और संरक्षण को हम आर्थिक तत्व से दूर रखेंगे, इनको सांसारिक तत्वों से दूर होना चाहिए, क्योंकि निरपेक्ष रूप से ये तभी कार्य कर सकते हैं जब कि ये धन से दूर रहेंगे, क्योंकि धन स्वार्थ की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तीसरा जो इन्होंने आधार दिया वो था राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। प्लेटो का मानना है कि शासन शक्ति गुणी व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए, यानी जो भी चुनाव होते हैं उसका जो आधार है वो धन ना होकर योग्यता होनी चाहिए। तो यदि प्रशासक वर्ग धन में लिप्त हो जाएगा तो सही प्रशासक वर्ग का चयन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने ये स्पष्ट कर दिया कि जो भी प्रशासन का कार्य करेगा उसके पास न परिवार होगा और न संपत्ति होगी, और जो अभिभावक वर्ग है इसके सारे हितों की पूर्ति का ध्यान या इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान अब उत्पादक वर्ग रखेगा। तो इस तरीके से उसने राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का पृथक्करण किया है। जिसके पास राजनीतिक शक्ति है उसके पास आर्थिक शक्ति नहीं है, और जिसके पास आर्थिक शक्ति है उसके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है। तो राजनीतिक कार्यों का संपादन सही ढंग से हो, ये एक उद्देश्य था प्लेटो का, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अपना संपत्ति विषयक साम्यवाद दिया है। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना, क्योंकि बच्चों हर चीज़ के हर पक्ष के दो पक्ष होते हैं, हर विषय के एक तो पक्ष और एक विपक्ष। तो पक्ष में तो इसकी विशेषता हमने देख ली, विपक्ष में जब हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं तो इसकी जब हम साम्यवाद की बात करते हैं तो इसने संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना करी है। पहली आलोचना है मानवीय प्रकृति के विरुद्ध, कि संपत्ति विषयक साम्यवाद मानवीय प्रवृत्ति के विरुद्ध है, क्योंकि इसके गुरु अरस्तु ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है, इसके शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने ये कहा है कि मानवीय प्रकृति है कि वो अपनी कुछ निजी संपत्ति हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपनी निजी संपत्ति में वृद्धि करे, उसका संरक्षण करे, लेकिन प्लेटो ने इस प्रवृत्ति से उसको वंचित कर दिया, जो कि गलत है। दूसरी आलोचना है उत्पादक वर्ग को वंचित करना। अरस्तु ने प्लेटो की आलोचना करते हुए कहा है कि प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को साम्यवाद से वंचित किया है, जो कि जनसंख्या का आधे से ज़्यादा भाग है। तो इस तरीके से आदर्श राज्य में दो वर्ग बन जाएंगे, अभिभावक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो आदर्श राज्य दो भागों में बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं आक्रोश होगा और वो राज्य की एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा जो उसकी आलोचना है वो है परोपकार और उदारता की भावना पर आघात। अरस्तु ने कहा है कि प्लेटो ने परोपकार और उदारता की भावना पर आघात किया है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जब निजी संपत्ति होती है तो वो अपनी संपत्ति से कुछ धन खर्च करके लोक कल्याण के कार्य कर सकता है। अगर उसके पास संपत्ति नहीं है तो वो ये कार्य नहीं कर सकता। वो दूसरे से तो कह नहीं सकता कि भाई तू कर दे, ये इसका तू कल्याण कर दे, इसको थोड़ा पैसा दे दे, तो वो तभी दे पाएगा जब उसके पास स्वयं की संपत्ति होगी। तो अरस्तु ने कहा कि कहीं ना कहीं प्लेटो ने जो सहानुभूति, दया और परोपकार की भावना एक व्यक्ति में होती है उसमें कहीं ना कहीं उसने उसको बाधित किया है, उसको रोका है। फोर्थ आलोचना है जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है, समाज में रहता है, परिवार में रहता है, संपत्ति उसके पास होनी चाहिए, उसको एक संतुष्टि होती है। तो आलोचक कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद संतुष्ट नहीं होता तो वो और ज़्यादा संपत्ति अर्जन की बात करता है। तो प्लेटो ने इस तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। फिफ्थ आलोचना है प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति के ही बलिदान कर देता है। तो उसने समाज पर व्यक्ति के बलिदान की बात करी है, जो कि सही नहीं है, ऐसा आलोचक कहते हैं। तो बच्चों आज हमने उसके संपत्ति विषयक साम्यवाद की चर्चा करी है, कल हम परिवार विषयक साम्यवाद की चर्चा करेंगे।